हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, क्योंकि जानना ज़रूरी होता है ना अपने लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है। ये हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो आज हम 2 पैसेज देखने वाले हैं सीसैट के, और मैंने पहले आपको बताया था कि जस्ट देखेंगे हम ये विजन की टेस्ट सीरीज है, इसके जस्ट हम देखेंगे पैसेज, ऐसे बोला था मैंने शायद, बट ऐसा कुछ नहीं, पूरे पैसेज में डिस्कस करूँगी। और क्यों डिस्कस करना है ये टेस्ट सीरीज़ वाले, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज़ में जो आते हैं पैसेज वो करंट बेस्ड पैसेज होते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस साल जब भी यूपीएससी पूछेगी पैसेज तो वो करंट बेस्ड ही होंगे पैसेज, तो हमारे लिए मतलब आसान होगा थोड़ा बहुत। तो इसीलिए हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। आप लोग भी अगर आपके पास मतलब है टेस्ट तो सॉल्व करिए। बिल्कुल ऐसे सोचिए मत कि टाइम वेस्ट हो जाएगा या कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और PYQ इसीलिए हमें डिस्कस करने होते हैं क्योंकि उससे हमारा लॉजिक डेवलप होता है। तो चलो देखते हैं आज के पैसेज। जो पैसेज है थर्ड, वो बिल्कुल सिंपल पैसेज है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन है। तो रुक जाओ, मैं पेन दूसरा लेती हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा लंबा है ना, तो पॉइंट आउट करने में आसानी होगी। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज व्हाट आर द सेवरल वेज ऑफ मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। मतलब जो अभी करंट फ्यूल शॉर्टेज चल रहा है उससे कौन सा मतलब ऐसा वे होगा, ऐसे वेज होंगे जिससे हम ये जो करंट फ्यूल शॉर्टेज चल रहा है उसको कम कर सकते हैं। ऐसे पैसेज में से हमें ढूंढना है। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 3। फर्स्ट लिखा है यहाँ पे बायोहाइड्रोजन थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस। जो बायोहाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है या मतलब हम निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो किससे करते हैं? माइक्रोबियल प्रोसेस से। तो देखते हैं पैसेज में ऐसा कहा है क्या। मतलब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्टली ये मेंशन है या नहीं है पैसेज में, ये देखना होता है हमें। और सेकंड बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका कन्वर्जन जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स में होता है या नहीं होता है, या डायरेक्ट ये मेंशन है पैसेज में या नहीं होता है, ये भी हमें देखना है। और थर्ड है इंक्रीजिंग स्पाइसेज रिचनेस एंड हॉटस्पॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी बात भी मेंशन है या नहीं है, ये डायरेक्टली मेंशन है पैसेज में या नहीं होती है, ऐसा देखना होता है जब इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं तब। और यहाँ पे उन्होंने हमें कोड भी दे रखे हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 2 3 या तीनों करेक्ट है, ये बताना है हमें। जब हम पैसेज पढ़ेंगे, बताओ मुझे ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप कैसे दोगे? मतलब सिर्फ इसी से आपको आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये पैसेज में मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, या अपना मतलब दिमाग लगा के निकालोगे क्या इसका आंसर? नहीं, इम्पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। इसीलिए शॉर्टकट फॉलो मत करिए, मैं आपको कह रही हूँ। चलो देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज में वर्ड्स की मीनिंग पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। बाकी तो ठीक है, वैसे मैं बता दूंगी, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। तो पैसेज में डायरेक्टली ये बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है पैसेज को समझने के लिए? उसको सेंटेंस में डिवाइड करना, सेंटेंस का मीनिंग पता करना, फिर बाद में पूरे पैसेज का मीनिंग पता चलता है हमें। तो इस तरह से हमें पैसेज पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अ promising avenue for addressing the current fuel shortage through various innovative approaches। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कौन से, मतलब ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें कौन से आते हैं सूक्ष्म जीव? बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, अलगी आती है, फंगी आती है, अर्चिया आती है, वायरसेस आते हैं इसमें। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसका ही बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंट होता है उससे एक प्रॉमिसिंग अवेन्यू का मतलब होता है वेज, मतलब अलग अलग रास्ते, इस तरह कह सकते हैं। फॉर एड्रेसिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज थ्रू वेरियस इनोवेटिव अप्रोचेस। ये बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना, इससे क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमारे करंट फ्यूल शॉर्टेज चल रहे हैं उससे हम इनोवेटिव अप्रोच लेके ये जो शॉर्टेज है उसको एड्रेस कर सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस हमारा।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोबियल बायोफ्यूल्स सच एज बायोडीजल एंड बायोइथेनॉल लीवरेज द मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया, हमारा जो सेकंड जो ऑप्शन है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। और ये जो बोल रहा है जो हमारा माइक्रोबियल बायोफ्यूल होता है, जैसे कि बायोडीजल हो, बायोइथेनॉल हो, इससे मतलब इसे हम कैसे एनर्जी का कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू जो उनकी कैपेबिलिटीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जो हमारी सब्जी का कूड़ा निकलता है, या हमारे जो फसल होती है उसका जो कूड़ा होता है, मतलब जो उसका रेसिड्यू बचता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसको कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके थ्रू? मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसके द्वारा। मेटाबॉलिक मतलब वही होता है मैं साइंस की है यहाँ पे, मेरा खुद बैकग्राउंड साइंस रहा है तो मैं बता देती हूँ आपको। मेटाबॉलिक मतलब जो हम मतलब बता रही हूँ, पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जस्ट मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, बता रही हूँ यहाँ पे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो होती है जब हम फूड खाते हैं या वाटर पीते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, तो ये कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। तो इससे आगे क्या होता है? इसके आगे इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू होती है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में दो टाइप्स होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म आता है, एक दूसरा एनाबॉलिज्म आता है। तो जो फूड हमने खाया होता है, जो पानी हमने पिया होता है, तो उसका कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी में। पहले तो उसका ब्रेक डाउन होगा, जो कि कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उसका ब्रेक डाउन करती है फूड का, और वाटर का नहीं, फूड का ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन और वाटर के सहायता से। और फिर इसकी एनर्जी जो होती है वो कहाँ पे कलेक्ट होती है? जो एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें उसकी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये होता है मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़। तो सेम ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि इंसान के अंदर होती है। तो बस मैंने ये मेटाबॉलिज्म आपको याद रहेगा। होप कि आपको ये साइंस और टेक्नोलॉजी में मतलब इसका उपयोग होगा, आपको समझ में आएगा। मैंने सिंपल तरीके से बताया ताकि आपको याद रहे, आपको जीएस में भी इसका बेनिफिट हो। और यहाँ पे भी ये टर्म आई है तो इसीलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली देखो हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसमें ऐसा कहा गया है। तो देखते हैं, ये तो है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशनली माइक्रोबियल फ्यूल cells harness the electronic transfer abilities of bacteria to generate electricity from organic substrates। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो है उसको हार्नेस किस तरह की जाती है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, उससे हम कर सकते हैं। और ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने बोला है द प्रोडक्शन ऑफ बायो हाइड्रोजन थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस। देखो ये भी डायरेक्टली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डायरेक्टली मेंशन है यहाँ पे, उन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखो ये जो है बायो हाइड्रोजन थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस, और जो फर्स्ट वाला जो हमने देखा था वहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड। तो ये दोनों भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी करेक्ट है। अब थर्ड का देखना है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे थे, द प्रोडक्शन ऑफ बायोहाइड्रोजन थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस रिप्रेजेंट अनादर अवेन्यूज विथ पोटेंशियल ऑफ एलिवेट द फ्यूल क्राइसिस। मतलब जो बायो हाइड्रोजन है थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस से जो हम बायो हाइड्रोजन निकालते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एक दूसरा एक रास्ता है जो कि हमारा फ्यूल क्राइसिस है उससे हम एलिवेट कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। फर्दर मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इनटू बायोफ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन। तो ये कह रहा है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं वो, और वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन भी उससे निकल के आता है, ये बोल रहे हैं। दीज एडवर्स एप्लीकेशन underscore the versatility
of microorganism in providing sustainable alternatives to conventional fuels, presenting a promising frontier for addressing energy needs while mitigating environmental impacts। तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग स्पेसीज की स्पाइसेस ही बोल रही, स्पेसीज रिचनेस एंड हॉटस्पॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी बात कहीं पे भी मेंशन नहीं है पैसेज में। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि जब इस तरह से पैसेज पूछते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हमें जो पैसेज में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ढूंढना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये फर्स्ट और सेकंड तो है, बट थर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो आता है 1 और 2, मतलब ऑप्शन हमारा सी आ जाता है यहाँ पे। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पैसेज हम बिना देरी किए, क्योंकि देर नहीं करना है ना, टाइम इतना नहीं है कि हम देर करते बैठ जाएं। पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस निकालना है अबव पैसेज से। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इन्होंने, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर, ये कह रहा है। और सेकंड बोल रहा है ओनली डिसिप्लिन कैन ब्रिंग फ्रीडम इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। और थर्ड बोल रहा है इट मे बी ईजियर टू बी फ्री दैन टू बी डिसिप्लिन इन शॉर्ट टर्म्स। और डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी ऑप्शन है। तो देखते हैं पैसेज पढ़ते हैं, छोटा ही है पैसेज, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले तो मैंने सेम किया है, सेंटेंस में ब्रेक डाउन किया है इस पैसेज को। डिसिप्लिन इज एन इंटरनल फोर्स दैट कम्स फ्रॉम विद इन। देखो डिसिप्लिन जो होता है वो हमारी अंदर का फोर्स होता है, आपके अंदर, मतलब आपको अंदर से ही लगना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन रहना चाहिए। ओके, तो ये तो पहले ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इट इज़ नॉट अ थिंग दैट कैन बी इम्पोज ऑन यू बाय एनीवन एल्स। मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको कोई और आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है। ये आप खुद से ही डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो आप डिसिप्लिन रहोगे, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं रहते हो। कोई और आपको फोर्स लगाए ना, फिर भी आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। ऐसे यहाँ पे पैसेज में कह रहे हैं, पीपल वॉन्ट टू गेट फ्रीडम इन अ शॉर्टकट वे और दे हैक इट। मतलब लोगों को लगता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, बट शॉर्टकट वे से वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो उसको हैक करते हैं वो। ये कह रहे हैं पैसेज में, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम पीपल शन डिसिप्लिन। ये देखा गया है कि फ्रीडम के चक्कर में लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन से मुंह मोड़ लेते हैं। शन का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना या उसको इग्नोर करना, ठीक है, ये होता है। And they perceive that discipline is a hurdle in the way of freedom। और उनको लगता है कि जो ये डिसिप्लिन है वो हमारे फ्रीडम के रास्ते का कांटा है। हर्डल मतलब प्रॉब्लम, नो, तो ऐसे लगता है उनको। दे opine it as a negative element in the way of freedom in their lives and others too। तो ये इनको लगता है, मतलब ये ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ओपाइन का मतलब यही होता है एक्सप्रेस करना या किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो वो उनको लगता है कि ये जो फ्रीडम के रास्ते में जो ये हमारा डिसिप्लिन आता है एक निगेटिव एलिमेंट है, ऐसे उनको लगता है। बल्कि उनके ही नहीं, दूसरों के भी लाइफ का ये निगेटिव पार्ट है, ऐसे उनको लगता है। हैविंग डिसिप्लिन इज़ अ वे टू हैंडल द सिचुएशन पॉजिटिवली। तो यहाँ पे लास्ट में उन्होंने मतलब जैसे हम कंक्लूड करते टाइम पे जैसे हम बैलेंस वे का रास्ता देखते हैं ना, मतलब लिखने की कोशिश करते हैं ना बैलेंस वे में, वैसे ही इन्होंने लिखा है कि हैविंग डिसिप्लिन इज़ अ वे टू हैंडल सिचुएशन पॉजिटिवली। मतलब अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपके पास मतलब अगर कैसी भी सिचुएशन हो तो आप उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हो। इट एनरिच द लाइफ ऑफ एवरी डे इवन इन द हार्डेस्ट सिचुएशन। और अगर आपकी हार्डेस्ट सिचुएशन भी होगी ना, तब भी आपको लगेगा कि हम अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हैं या हमारी लाइफ एनरिच हो रही है, ऐसे आपको लगेगा। ऐसे बोला है उन्होंने, मतलब लास्ट के 2 लाइन में उन्होंने डिसिप्लिन का जो बेनिफिट होता है ये बताया है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे देखो, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास फ्रीडम है तो आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते हो, या पैसेज में ऐसा कुछ कहा है? इन्होंने तो बल्कि ये कहा है कि डिसिप्लिन जो है वो आपकी इंटरनल फोर्स है, ये कोई आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका फ्रीडम है उसको कैसे वो इनकम्पैटिबल होगा। आप ये आपकी चॉइस है ना कि आपके साथ आप फ्रीडम और डिसिप्लिन दोनों रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने तो ये बोला है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई आपके ऊपर इसको इम्पोज नहीं कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, ओनली डिसिप्लिन कैन ब्रिंग फ्रीडम इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसा कह रहा है? नहीं, इन्होंने तो लास्ट में ये भी बताया कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना तो आप कोई भी सिचुएशन होगी वो पॉजिटिवली हैंडल कर पाओगे, और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ डे बाय डे एनरिच हो रही है, आपको ऐसे लगेगा। तो इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है कहीं पे भी कि हाँ ओनली डिसिप्लिन कैन ब्रिंग फ्रीडम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे देखो सी ऑप्शन है, इट मे बी ईजियर टू बी फ्री दैन टू बी डिसिप्लिन इन शॉर्ट टर्म्स, ये सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना फ्री तो हम ईजिली रह सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला है नहीं। अगर डिसिप्लिन रहना या नहीं रहना ये तो हमारे ऊपर की बात है ना। तो ये शॉर्ट में यही बोल रहे हैं कि हाँ फ्री रहना बहुत आसान है रादर देन डिसिप्लिन में रहने का। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बनता है। और ये जो है डी, ये एंड बी वैसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया था इनको, ये तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा आ ही नहीं सकता है। तो ये हमारे दो पैसेज यहाँ पे हमने डिस्कस किया। जस्ट कि आपको ये याद रखना है, जब भी क्वेश्चंस आए, इन्फ्रेंस का आए या जंक्शन का भी आए, तो आपको ना इसमें क्या होता है कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना होता है पूरे पैसेज का। तो यहाँ पे जब भी आंसर देखते हो ना तो उसमें देखना कि बैलेंस वे में कौन सा आंसर दिया है। तो अगर कभी पैसेज समझ में भी नहीं आता है, ऐसे होता है ना एक्चुअल पेपर में हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है तो हम कंफ्यूज थोड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसा भी होता है ना तो बैलेंस वे में आपको आंसर देखना होता है और उसका आंसर सही करना है, ठीक है। एक्सट्रीम देखना नहीं है, अगर कोई स्टेटमेंट एक्सट्रीम होगी और या कुछ ऐसा कि नहीं यही ही है तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ऐसा कुछ कह रहा है ना, तो थोड़ा गौर कर दीजिए उस चीज़ पे, मतलब उस ऑप्शन पे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर ये चीज़ें ऐसे नोटिस करते रहेंगे ना प्रैक्टिस के साथ, तो ये आपका लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप होगा और आसान तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। कोई शॉर्टकट मत फॉलो करना, मैं प्लीज़, मेरी ये जेन्युइनली आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, कुछ भी नहीं है। आपकी स्पीड बढ़ाइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, आपका लॉजिक डेवलप करिए, बट शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, ठीक है। क्योंकि 1 साल गंवाना 2 साल गंवाना ये इतना आसान नहीं होता है ज़िंदगी के। फिर वो साल वापस नहीं आते हैं, एक बार चले जाते हैं तो चले जाते हैं, फिर नहीं लौट के आते हैं। आपकी देखो इस प्रोसेस में मतलब सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बट जो हम थोड़ी कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ होती है ना, और भी बहुत कुछ करने के लिए होता है ज़िंदगी में, बस पढ़ना ही कुछ सब कुछ नहीं होता है। पढ़ाई से मतलब बुकिश नॉलेज से ही सब कुछ हमारी ज़िंदगी में सब कुछ इजी होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अदर भी हमें दुनिया में रहते हैं ना तब भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो इसीलिए जितने जल्दी हो जाए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और ये एग्ज़ाम क्लियर करिए। और एक बात कहूँगी, जो मेरा एटीट्यूड था कि नहीं मुझे तो बस यूपीएससी ही देनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में और कोई एग्ज़ाम ही नहीं दी है, आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिए, यूपीएससी ही दिए ओनली। तो ये एटीट्यूड मत रखिए। अभी मुझे रिग्रेट होता है इस डिसीजन पे मेरे, इसीलिए नहीं कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है या मेरे इतने साल मैंने इसमें लगा दिए, इसीलिए नहीं, बट अभी मुझे वो सेंस होता है कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मुझे खुद भी कुछ अर्न करना चाहिए। तो ये मुझे सेंस अभी होता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने स्टेट के और भी कुछ एग्ज़ाम्स निकलती है तो सारे फॉर्म भरा करिए, एग्ज़ाम दीजिए। बट हाँ आपको पता है कि मुझे यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी करिए, उसी का प्रिपरेशन करते रहिए, बट साइड बाय साइड एग्ज़ाम भी देते रहिए, ठीक है।
तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी होती है। मैं बस लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, लड़कों के लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और वैसे भी हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, तो सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो ये आज का डिस्कशन था। अच्छे से पढ़िए, अभी घबराइए मत। जो भी आप टाइम टेबल करिए, टारगेट रखिए कितने दिनों में इतना कंप्लीट करना है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखना है कि कितने सही हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, ये सब हमें नोटिस करना है। तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए। अच्छा खासा टाइम है अभी, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, ठीक है, आराम से, मतलब समझ सोच के। अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन तो क्यों हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई रखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अभी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हर मतलब 24 घंटों यहाँ पे आंसर देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।